नमस्कार बच्चों, मैं हेमंत और हम पढ़ रहे थे रिवीजन कोर्स कक्षा 10 का विज्ञान। और आज हम रिवीजन करने वाले हैं पाठ नंबर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। जी हाँ बच्चों, तो इस पाठ का अपन आज रिवीजन करने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको अपन बोलते हैं जनन। क्योंकि जो जीव अपनी संतति यानी अपनी संतति को आगे नहीं बढ़ाएगा तो हम जानते हैं उसका धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका अस्तित्व बनाए रख सके। तो अब इन जीवों को जनन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इस जनन में हम देखते हैं कि एक जीव जो अपनी संतति को जन्म देता है तो वो उसके कैसी होती है, समान होती है। मतलब हम जानते हैं एक जाति के जो सारे जीव हैं वो एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। और उसमें जो सबसे ज्यादा प्रमुख रोल है वो है हमारे एक आनुवंशिक पदार्थ जिसका नाम है अपन डीएनए कहते हैं। हम जानते हैं कि एक कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक और केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र और गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए। जी हाँ, तो अगर हम बात करें जनन की तो जनन का जो प्रमुख कार्य है वो है डीएनए की प्रतिकृति करना। डीएनए की प्रतिकृति करना, क्योंकि डीएनए ही है जो हमें लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लेके जाता है ताकि जो अपनी नई संतति बने वो हमारे समान बने, हमारे जैसी बने। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति करना जरूरी है और जनन के अंतर्गत ये कार्य प्रमुख तरीके से होता है। तो अब इसको समझने से पहले अगर हम बात करें कि अगर जीव जो एक संतति पैदा होती है वो अपने जनक से कहीं ना कहीं रूप में तो भिन्न होती है, यानी अगर प्रतिकृति पूर्ण रूपेण हुई है तो हम जानते हैं कि जीव एक समान होना चाहिए, लेकिन नहीं होता क्योंकि प्रतिकृति के अंतर्गत कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों की वजह से जो संतति पैदा होती है वो उन बच्चों से, उन माता पिता से थोड़ी कहीं ना कहीं भिन्न होती है। जी हाँ बच्चों, और ये जो भिन्नता है यही जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, अगर डीएनए की प्रतिकृति एक समान हो जाती है तो वो कोशिकाएं, तो वह कोशिकाएं मृत हो जाती है। यानी अगर डीएनए की प्रतिकृति होते समय अगर बिल्कुल हूबेहू पैतृक जो डीएनए है उसके समान हो जाती है तो उनकी जो कोशिकाएं हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जीवों के अंदर, यानी जब एक माता से, एक पिता से जब एक नए जीव का विकास होता है तो उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो अपन ने डीएनए की प्रतिकृति में देखा है। क्योंकि डीएनए की प्रतिकृति कभी समान नहीं होती है, थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है। तो उसके कारण वो विभिन्नताएं क्यों जरूरी है, उन विभिन्नताओं के कारण वो अपनी जो अनुकूल जो विषम परिस्थितियां आती हैं, यानी हम जानते हैं कि ताप में अंतर हो जाता है, उल्का पिंड टकरा सकता है, जल का स्तर बढ़ या घट सकता है। तो ये जो तमाम प्राकृतिक कारण हैं, इनके कारण हम जानते हैं कि प्रकृति के अंदर बहुत सारे अचूक परिवर्तन होते हैं। अगर उन परिवर्तनों के अंदर हमारे अंदर अगर विभिन्नताएं नहीं होंगी तो हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अनुकूलन बहुत जरूरी है, तो उसके लिए विभिन्नता भी बहुत जरूरी है। तो अपने जीवन जीने के लिए विभिन्नताएं बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपन ने ये डीएनए की कुछ विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया। अब हम सबसे पहले देखेंगे अलैंगिक जनन, और हम देखेंगे वो कि एकल जीवों में, कौन से जीवों में, यानी एक कोशिकीय जीवों में
एकल जीवों में प्रजनन। जी हाँ दोस्तों, एकल जो जीव होते हैं उनके अंदर जनन किस प्रकार होता है, वो अपनी संतति का निर्माण कैसे करते हैं, अपनी संख्या में किस प्रकार वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए अनेक विधियां हैं जिनके द्वारा वो जनन का कार्य करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहली विधि, और पहली विधि है विखंडन। यहाँ पर अपन सारी उन विधियों का अध्ययन करने वाले हैं, आप ध्यान से बने रहिए वीडियो के अंत तक। अपन पूरे पाठ का रिवीजन करने वाले हैं और बहुत शानदार तरीके से, बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहली जो विधि है वो है विखंडन। अब विखंडन का मतलब नाम से स्पष्ट है कि जो एक कोशिकीय जीव है वो अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए एक कोशिका में विभाजन होता है और दो जीवों का निर्माण होता है, यानी विखंडित हो जाती है। तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। विखंडित होकर के एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे द्विविखंडन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, विखंडन का एक भाग है कि अगर एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही हैं, ये कोशिका और इससे दो कोशिकाएं बन रही हैं, तो इसका नाम है विखंडन। और एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल ये होता है अमीबा और दूसरा है लेशमानिया। दो एग्जाम्पल हैं अमीबा और लेशमानिया, इनके अंदर पाया जाता है द्विविखंडन। तो आइए आप अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि पहला है अमीबा। अमीबा हम जानते हैं कि अमीबा की जो आकृति है, आकार है, वो अनिश्चित होता है। तो उसमें जो विभाजन है वो भी किसी भी तल से हो सकता है। तो पहला आप ध्यान रखेंगे, विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। जैसे हम जानते हैं ये है अमीबा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि एक छोटी सी क्या बनती है, खांच बनती है, और जो केंद्रक होता है वो केंद्रक धीरे धीरे लंबा होने लगता है। फिर क्या आप करते हैं कि जो ये खांच है, ये खांच बढ़ने लगती है और केंद्रक का आकार भी बढ़ने लग जाता है। उसके बाद में ये जो केंद्रक है दो भागों में टूट जाता है, अंत में एक अमीबा से दो अमीबाओं का निर्माण हो जाता है। हो गया, ये है अमीबा के अंतर्गत जनन। अगला अगर हम देखें लेशमानिया, ये सभी के सभी एक कोशिकीय जीव हैं जिनके अंदर ये विखंडन की विधि पाई जाती है। अगर हम लेशमानिया की बात करें तो अगर ये है, ये लेशमानिया है, ये है यहाँ पर इसका केंद्रक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले एक बात और ध्यान रखें कि इसमें जो विभाजन होता है लेशमानिया में, वो विभाजन निश्चित तल से होता है। निश्चित तल से मतलब एक निश्चित तल से विभाजन होता है, और ये विभाजित होती है। तो अपन देखते हैं कि कहां से ये विभाजित होती है। कि जो ये लेशमानिया है, तो सबसे पहले इसमें जो इसका केंद्रक है वो विभाजित होता है। तो आइए देखते हैं, ये है, ये इसकी एक पूंछ। यहां पर जो केंद्रक है धीरे धीरे इस केंद्रक के ऊपर एक और ऐसी, इसके बाद में ये केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब इसका जो निचला सिरा है, यहां से इसके अंदर एक कट लगता है और ये दो भागों में धीरे धीरे से विभाजित होने लगता है। ये केंद्रक और ये है, और इसके बाद में और अंत में
ये जो खांच है ये अंदर तक ऊपर तक चली जाती है, एक केंद्रक एक खांच के अंदर, एक केंद्रक दूसरी खांच के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर एक लेशमानिया से दो लेशमानियों का निर्माण हो जाता है। तो ये था विखंडन की विधि। अब विखंडन में ये अपन ने पढ़ा है द्विविखंडन। क्या पढ़ा है? द्विविखंडन। इसके अंतर्गत ही अपन एक देखते हैं बहुविखंडन। अगर अपन बात करें बहुविखंडन की, बहुविखंडन, बहुविखंडन तो बहुविखंडन पाया जाता है जो मलेरिया का परजीवी है जिसका नाम है प्लेज्मोडियम। प्लेज्मोडियम, इसके अंदर बहुविखंडन पाया जाता है। वो किस प्रकार होता है कि बहुत सारी एक कोशिका के अंदर ये इस प्रकार एक प्लाज्मोडियम अपने अंदर ही अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और ये कोशिकाएं यहाँ से क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं, और बहुत सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाता है। तो ये है एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होना। कौन सी विधि है? बहुविखंडन विधि। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने उदाहरण से समझाया है, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगली जो विधि है एकल जीवों की वो है खंडन। खंडन विधि, तो खंडन विधि पहली बात तो यह है जो सरल संरचना वाले होते हैं बहुकोश के जीव, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, इनके अंतर्गत ये खंडन की विधि पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो जीव का जो संपूर्ण शरीर है, जीव का संपूर्ण शरीर अनेक टुकड़ों में टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, अपन ने देखा खंडन विधि में क्या होता है कि जो प्रत्येक पूरा शरीर है वो खंडों में टूट जाता है, प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लो स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा नोट डाउन करें स्पाइरोगायरा। और ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है? ये होता है। लेकिन अगर आप बात करें कि ये बहुकोशिकीय जीव है स्पाइरोगायरा, लेकिन ये सभी के लिए सत्य नहीं है। जो ये खंडन विधि है ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। किसके लिए नहीं है? बहुकोशिकीय। सत्य नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर सभीयों के अंदर कोशिकाओं का समूह नहीं होता है। उनके कार्य के विभाजन के आधार पर कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती हैं, ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र का निर्माण और पूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार उनमें कार्य विभाजन पाया जाता है, तो वहां पर यह संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ जो सरल बहुकोशिकीय जीव है उनके अंतर्गत ही ये खंडन विधि पाई जाती है। ठीक है, अब अगली अगर जो विधि है अपनी वो है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तीसरी है पुनरुद्भवन या अपन कहें पुनर्जनन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन ये भी एक कोशिकीय जीव हैं, उनके अंतर्गत पाई जाती है, अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें क्या होता है कि कोई भी कारणवश या कोई भी परिस्थितिवश कोई जीव का कोई टुकड़े हो जाते हैं या वो क्षत विक्षत हो जाता है, तो उसका प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का निर्माण कर लेता है। किसी कारणवश जीव का टुकड़ों में
टूटना, टूटना और प्रत्येक टुकड़े का नए जीव में विकसित होना। जी हाँ, ये होता है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, पुनः जनन करना, यानी प्रत्येक जो टुकड़ा अलग हुआ है वो है एक नए जीव का निर्माण करेगा। है तो खंडन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर वो पुनः खंडित नहीं होता। यहाँ किसी कारणवश या किसी दुश्मन या परिस्थितिवश टुकड़े हो जाते हैं, तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें हाइड्रा और प्लेनेरिया, हाइड्रा और प्लेनेरिया के अंतर्गत, तो अपन अगर बात करें प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया का एग्जांपल लें। प्लेनेरिया क्या होता है, ये इस प्रकार का यूं होता है, ये प्लेनेरिया है। अगर किसी कारणवश से इसके यहां से दो टुकड़े कर दिए जाएं, तो इसका जो प्रत्येक टुकड़ा है वो प्रत्येक टुकड़ा एक नए प्लेनेरिया का क्या करता है, प्रत्येक प्लेनेरिया का टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करता है। तो ये विधि है पुनरुद्भवन, पुनः प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होना। ठीक है दोस्तों, अब अगली जो अपन विधि पढ़ेंगे वो है मुकुलन विधि। चौथी है मुकुलन विधि। इसके अंदर क्या होता है कि इस जनन की विधि के अंतर्गत किसी जीव की संरचना के अंदर एक उभार उत्पन्न होता है। जीव में एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हाइड्रा, हाइड्रा के अंतर्गत मुकुलन विधि पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जीव के अंतर्गत एक उभार उत्पन्न होता है। जैसे हम बात करें हाइड्रा, तो हाइड्रा की जो ये हाइड्रा है, ठीक है, इस हाइड्रा के अंतर्गत एक उभार उत्पन्न होता है। यहां से मान लो ये उभार उत्पन्न हो गया, इसका नाम है मुकुल। ये मुकुल क्या करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है और वृद्धि करता हुआ इस मुख्य पादप से अलग होकर के एक नए पादप का निर्माण करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। तो ये है हाइड्रा के अंतर्गत मुकुलन विधि। ठीक है, बहुत सामान्य सी विधि है, जनरल चीजें हैं, अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगली है कायक संवर्धन। अगली विधि है नंबर 5, कायक संवर्धन। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है कायक संवर्धन, यानी जनन की ऐसी विधि जिसमें किसी पादप का कोई भी भाग, जड़, तना, पत्ती, उनसे एक नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अपन लिखेंगे जनन की वह विधि जो पादप के किसी भी भाग, जड़, तना, पत्ती से नए पादप का निर्माण। जनन की ऐसी विधि है जिसमें पादप का कोई सा भाग हो, कोई सा कायिक भाग हो, जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, उससे एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल जैसे ब्रायो फिल्म की पत्तियां, जो ब्रायो फिल्म की पत्तियां होती हैं उससे एक नए पत्तियों के अंदर छोटे छोटे अंकुर पैदा होते हैं और उन्हीं से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। अगली बात करें गन्ना, ठीक है, कमल, अंगूर, आलू, ठीक है। इसके अंदर बात करें संतरा। अब ये जो सभी एग्जाम्पल दी हैं इनके अंतर्गत कायक जनन की विधि दूसरी हो सकती है, क्योंकि कायक जनन की जो विधि है वो 3 विधि है। कायक जनन की प्रमुख 3 विधि हैं। एक है पर्तन, ठीक है, एक है पर्तन, एक है रोपण, है कलम। 3 विधि हैं, पर्तन, रोपण और कलम। इन तीनों ही विधियों का कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोग है। यानी इन तीनों विधि द्वारा हम नए नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कायक संवर्धन का है उसका पादप जगत में बहुत अत्यधिक महत्व है, इस कायक संवर्धन विधि का। क्यों, क्या क्या उपयोग है, आइए देख लेते हैं कायक संवर्धन के उपयोग। उपयोग की बात करें तो इसमें इस विधि से पुष्प व फल, पुष्प और फल दोनों के दोनों ही बहुत हमें जल्दी प्राप्त होते हैं, ठीक है। इससे प्राप्त संतति जनकों से बिल्कुल समान होती है। जैसा जनक होगा ऐसी संतति होगी, बिल्कुल हूबेहू, ठीक है। और इस विधि का उपयोग अपन क्या करते हैं, जो बीज वाले पौधे होते हैं ना उनको भी, जो बीज नहीं बनाते, बीज रहित पादपों को उगाने में, सजावटी पौधे उगाने। अब सजावटी जो पौधे उगाते हैं उनमें एक तकनीक है जिसका नाम है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन द्वारा हम सजावटी पौधों का उत्पादन करते हैं। तो ये कायक संवर्धन के विभिन्न उपयोग हैं। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण विधि और आती है, वो है बीजाणु महासंघ। जी हाँ दोस्तों, जो एकल जीव होते हैं उनकी सबसे अंतिम विधि है बीजाणु महासंघ। तो बीजाणु महासंघ क्या होता है कि जो एक राइजोपस कवक है, ये पहली बात तो किसमें पाई जाती है, राइजोपस कवक में। राइजोपस कवक में ये आप एग्जांपल्स अपन को ध्यान में रखने, यही हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं। राइजोपस कवक के अंदर पाई जाती है। तो ये क्या करता है कि ये जो कवक है ये किसी अपन भोजन वगैरह सबके ऊपर छा करके उसके ऊपर एक जाल बिछा लेता है। तो इस जाल के ऊपर के इस जाल में एक गोल गुच्छ संरचनाएं उत्पादित हो जाती है। अगर मैं राइजोपस की संरचनाएं बनाऊं तुमको, तो इस प्रकार से ये ऐसे गुच्छ जैसी संरचनाएं, और इस गुच्छ के अंतर्गत पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार बहुत सारी संख्या में बीजाणुधानी है ये, ठीक है। तो ये फटती है और फटने के बाद में बहुत सारे बीज फैल जाते हैं और बहुत ही जीवों का निर्माण करते हैं, यानी एक से अधिक। तो ये है बीजाणु महासंघ, यानी बीजाणुधानी का एक फटना, बीजाणुधानु का फटना बीजाणु महासंघ है। और ये किसके अंतर्गत पाई जाती है, राइजोपस के अंदर, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो
यहां तक थी एकल जीवों के अंतर्गत, या हम कहें अलैंगिक जनन की जो ये तमाम विधि अपन ने अध्ययन की हैं, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक संवर्धन और बीजाणुमहासन। ठीक है। इसके अलावा अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है लैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के अंतर्गत ऐसा जनन है जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, दो एकल जीवों की आवश्यकता होती है, और दो वो एकल जीव मिलकर के एक संतति का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर ऐसा जनन जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, यानी एकल जीव कोई संतति को निर्माण नहीं करेगा, दो जीवों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और दो जीवों में दो विपरीत होंगे, एक होगा नर व एक होगा मादा। ठीक है। तो जनन की वह विधि जिसमें नर युग्मक, क्या कहेंगे, नर युग्मक जिसका नाम है शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु मिलकर के युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। कौन सी विधि कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। अब लैंगिक जनन का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है कि इसमें जो संतति प्राप्त होगी वो संतति जनकों से भिन्न होगी। संतति जनकों से भिन्न होती है। भिन्न क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो नर युग्मक के अंतर्गत होता है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, और वो डीएनए के अंदर होती हैं आनुवांशिक सूचनाएं। जब वो संश्लेषित होते हैं अंडाणु के द्वारा तो उसके अंतर्गत आधे गुण हैं अपने माता के, आधे हैं पिता के, उनके द्वारा एक युग्मनज बनता है। तो ना तो वो संतति स्वयं पिता के समान रहेगी ना माता के समान, उनके अंतर्गत दोनों के गुण समाहित होते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे है तो जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन में जो भी है अर्धसूत्री, यानी जब लैंगिक कोशिकाओं का जो विभाजन होता है तो उसके अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु व अंडाणु, इन दोनों की जो संरचना है ये अगुणित प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अगुणित, यानी एन। और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वापस ये 2n यानी दोगुणित बनाते हैं, और इस गुणित के अंतर्गत गुणसूत्रों की जो संख्या है वो पूर्णतः पहले के समान हो जाती है। ऐसे क्योंकि हमको पता है आधे अगर माता से आए आधे पिता से आए तो दोनों को मिलकर के कितने हो गए? पूर्ण, एक जीव के लिए पर्याप्त है, वो पूर्ण हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो ये है एक लैंगिक जनन विधि। अब सबसे पहले अपन देखते हैं पादपों के अंदर कि पादप हैं वो पादप लैंगिक जनन द्वारा किस प्रकार जीव का निर्माण करते हैं, एक दूसरे पादप का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले पादपों के अंदर लैंगिक जनन, यह पादपों में लैंगिक जनन। तो अब पादप हैं, जो पादप हम जानते हैं कि पादप भी बहुकोश के होते हैं। तो जो आवृतबीजी पादप हैं कौन से हैं? आवृतबीजी
पादपों में जनन अंग कौन होता है? पुष्प होता है। जो मुख्य जनन अंग है वो पुष्प होता है, और उस पुष्प के अंतर्गत दो विपरीत जननांग जिनको अपन कहते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। ध्यान से समझना, दो विपरीत पुंकेसर और स्त्री केसर, क्योंकि जो अपन पहले पढ़ चुके हैं लैंगिक जनन के लिए दो विपरीत लिंग आवश्यक है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो यहाँ पर भी पुंकेसर और स्त्रीलिंग, ठीक है, ये है नर और ये है मादा। तो यहाँ पर पुष्प दो तरह के होते हैं, या तो वो होगा स्त्री केसर या पुंकेसर, या फिर दोनों मिक्स हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो एक अपन पादप के बारे में जानकारी करते हैं, क्योंकि जब पादप का अध्ययन कर रहे हैं तो अपन इधर समझते हैं पादप के बारे में। यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल संरचना समझा रहा हूँ एक पादप के, और प्रमुख उसके भाग। तो जो ये भाग है सबसे अंत में, जिसको अपन ये पुष्प जिस पर टिका हुआ है, इसका नाम है पुष्पासन। क्या नाम है? पुष्पासन। और ये जुड़ा हुआ है, ये है पुष्प ग्रंथ, ठीक है। इसके अलावा ये है दल, या जिसको अपन कहें पंखुड़ियां, ठीक है। ये है बाह्य दल, ये हैं परागकोश, ये डंडी है, इसकी बोलते हैं पुतंतु, ये है वर्तिकाग्र, ठीक है। ये जो गोल गोल मोटी संरचना है इसका नाम है अंडाशय, और ये जो लंबी डंडी है इसका नाम है वर्तिका। ये पादप के प्रमुख भाग हैं। अब सबसे पहले तो हम इन भागों को समझना होगा कि ये भाग क्या क्या कार्य करते हैं। ये पहला समझ गया कि जो लैंगिक भाग है वो है पुंकेसर और स्त्री केसर। तो आइए अपन यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि पुंकेसर के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो पुंकेसर के अंतर्गत अपन नोट करें, पुंकेसर के अंतर्गत परागकोश व पुतंतु, परागकोश और पुतंतु दोनों मिलकर के पुंकेसर का निर्माण करते हैं। और स्त्री केसर के अंतर्गत आता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अब आप समझ गए, पुंकेसर, परागकोश, पुतंतु, स्त्री केसर, वर्तिकाग्र, वर्तिकार, अंडाशय, ये मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करेंगे, और ये मिलकर के पुंकेसर का निर्माण, ये नर जन्नांग और ये मादा जन्नांग कहलाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो प्रत्येक अंग के अपन कार्य को समझना है, प्रत्येक अंग क्या कार्य करता है और क्या इसका पुष्प के अंदर योगदान है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पुष्प ग्रंथ। पुष्प को आधार से जोड़ता है, यानी जो आधार है पुष्प का डाली में उसके साथ जोड़ता है। अगला है पुष्पासन, ये अन्य पुष्पी भाग को आधार प्रदान करता है। देखो यहां पर इन सभी पुष्पी भागों को कौन आधार दे रहा है? पुष्पासन, यानी जिसके ऊपर पुष्प टिका हुआ है पूरा, ये पुष्पासन है। अगली बात करें बाह्य दल। बाह्य दल क्या करता है? पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है, कि जब पुष्प एक कली होता है, खिलता नहीं है, उस समय ये जो बाह्य दल उस पुष्प की रक्षा करता है, उसको कवर बनाए रखता है। अगला है दल। दल ये है परागण
के लिए कीटों व पक्षियों को आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि ये विभिन्न रंगों के पाए जाते हैं, आकर्षित होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, और जो कीट या पक्षी होते हैं वो इनको देख करके इनके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। अगला है पुंकेसर। अब बात करें महत्वपूर्ण अंग की पुंकेसर, तो ये है नर जननांग है। ये नर, पहली बात नर जननांग है। इसके अंतर्गत मैंने आपको समझा दिया क्या क्या आएंगे, परागकोश आएगा और पुतंतु आएगा, ठीक है। और यह है पराग कणों का निर्माण करता है। परागकणों का निर्माण कहां होगा? पुंकेसर के अंदर। अगला है स्त्री केसर। स्त्री केसर के अंतर्गत मेन भाग है अंडाशय, ठीक है। इस अंडाशय के अंतर्गत पाए जाते हैं बीजांड, और बीजांड के अंदर होता है बीज, और बीज के अंतर्गत होता है अंडकोशिका। ये समझने वाली बात है। स्त्री केसर के अंतर्गत ये तो वर्तिकाग्र भी आते हैं, और मेन भाग अंडाशय। तो अंडाशय के अंतर्गत बीजांड, बीजांड के अंदर बीज, और बीज के अंतर्गत पाई जाती है अंडकोशिका, जो कि एक क्या है? मादा जननांग है, ठीक है। तो इन सभी भागों को मिलाकर एक पुष्प संपूर्ण होता है, एक पूर्णतः पुष्प बनता है। और सबसे पहले जो अपन के महत्वपूर्ण भाग है पुंकेसर और स्त्री केसर, ये अपन को समझने जरूरी है, क्योंकि यही है जनन के लिए आवश्यक भाग हैं, ठीक है। अब आगे की अगर अपन बात करें तो अब जनन के लिए क्या होता है कि पुष्पी पादप हैं, वो जननांगों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। भाई हम देख रहे हैं जननांग पुंकेसर है, स्त्री केसर है, तो इसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं। जननांगों के आधार पर दो प्रकार, जो पुष्प है वो जननांगों के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला है एकलिंगी। एकलिंगी किसको कहेंगे? ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक जननांग हो, या तो स्त्री केसर है या फिर वो पुंकेसर है, यानी या तो नर पुष्प है या मादा पुष्प है। दूसरा है द्विलिंगी, या जिसको हम कहते हैं उभयलिंगी। जिसके अंतर्गत उभयलिंगी के अंतर्गत क्या होता है कि दोनों जननांग पाए जाते हैं। जैसा कि अपन ने चित्र में देखा था, उसी के अंदर तो स्त्री केसर और उसी के अंतर्गत पुंकेसर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए जननांगों के आधार पर एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। अब क्या होता है कि जो मादा जननांग है, वो मादा जननांग अंडाशय में बीजांड होता है, बीज के अंदर अंडकोश का होती है। उस अंडकोशिका के संपर्क में कौन आना चाहिए? परागकण, यानी कि नर युग्मक आना चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? परागकणों का पुष्प के अंतर्गत यानी बीज के अंडकोशिका के अंदर पहुंचना जरूरी है। तो वह प्रक्रिया कहलाएगी परागण। तो सबसे पहले अपन समझते हैं परागण। एक एक जो बिंदु है सबके सब रिलेटेड हैं आपस में, क्रमबद्ध तरीके से परागण। अब परागण की बात आई तो परागण क्या कहेंगे कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है।
क्योंकि तभी तो उनके अंतर्गत क्या होगा, निषेचन होगा, और तभी युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। तो आइए, परागण, परागण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण के अंतर्गत क्या होता है, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए, ठीक है, जाए या स्थानांतरित हो। और इसमें क्या होगा, एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, ये कहलाता है पर परागण। पर यानी दूसरा और परागण दूसरे पुष्प पर। अब ये दूसरा पुष्प या तो उसी पादप का हो सकता है या किसी दूसरे पादप का हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो ये किससे होगा, ये होगा कीटों से, पक्षियों से, हवा से, जल से या अन्य जीवों से। कोई भी कर सकता है पर परागण, भाई कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, हवा हो सकती है, जल हो सकता है, अन्य जीव हो सकते हैं, इनके द्वारा परागण की क्रियाविधि पूर्ण होती है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो पुष्प है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण की क्रिया होगी, यानी वर्तिकाग्र आएगा, तो उसके दौरान क्या घटना घटित होती है, आइए उसको समझते हैं अपन। तो यहां से अपन समझते हैं कि ये एक मादा जननांग है, ठीक है, यानी कि ये अंडाशय है, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ठीक है, ये है बीजांड और ये इसके अंतर्गत है बीज, ठीक है। तो अब यहां पर हमारी परागण की क्रिया होगी। परागण का मतलब है कि क्या होगा कि परागण में जो बीज है वो किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र पर आएगा। अब वर्तिकाग्र के अंतर्गत यहाँ क्या होगा, परागण के दौरान यहाँ पर एक पराग नलिका, क्या होगा कि भाई परागण हो गया, परागण के बाद में क्या निकलेगी, पराग नलिका। ये पराग नलिका कहां अंदर तक, इस जो वर्तिका है, इस वर्तिका से होती हुई कहां तक पहुंचेगी, पराग नलिका पहुंचेगी बीजांड तक। कहां तक जाएगी, बीजांड तक। और बीजांड के अंतर्गत क्या है, बीज। तो उस जो बीज है, यानी बीजांड अंडकोश का, जो अंड कोशिका है, उस अंड कोशिका से इस पराग नलिका के अंदर का जो केंद्रक है, ये इसके साथ में आकर के इस बीजांड अंड कोशिका से संलित हो जाता है। यानी ये अंड कोशिका से कौन संलित हो गया, परागकण। परागकण यहां से संलित हो गया, तो इन दोनों ने मिलकर के बना लिया युग्मनज। क्या बना लिया, युग्मनज। अब युग्मनज बन गया, यानी कि उस बीज का युग्मनज बन गया। अब यहां पर ये संपूर्ण प्रक्रिया हो चुकी है परागण की। इसके बाद में होता है क्या, इसके बाद में अनुकूल परिस्थिति आने पर होता है अंकुरण। तो यहां के बाद में अब जो ये प्रक्रिया है, ये कहलाती है निषेचन। आप इसको एक बार समझ लो, निषेचन। अंड कोशिका व परागकण, यानी जो पराग केंद्रक है, इन दोनों का आपस में संलित होना कहलाता है निषेचन, ठीक है। अब यहां के बाद में होगा, क्या होगा, निषेचन के बाद, भाई निषेचन हो गया। निषेचन के बाद में क्या होगा कि बीजांड से, ये आप नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बीजांड से भ्रूण का निर्माण। जो ये बीजांड बना है, इसके अंतर्गत जो बीजांड बना है, उस जो ये बीजांड है, बाकी का एक अंड कोशिका में तो
मिलकर के युग्मनज बना दिया उसके अंतर्गत, ठीक है, भ्रूण का निर्माण करता है। अगला जो बीजांड है, बीजांड है वो किसका निर्माण करेगा? बीजांड बीज में बदल जाता है। बीज में कैसे बदलेगा भाई? जो ये बीजांड है, बीजांड के अंतर्गत जब निषेचन क्रिया होगी तो ये बीज में बदल जाएगा। अब बात आती है कि ये जो अंडाशय है ये क्या काम करेगा? अंडाशय फल में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल गया। उसके बाद में बारी आती है वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुंकेसर, या अन्य जितने भी पादप के अन्य भाग हैं वो क्या हो जाते हैं? वो सूख कर टूट जाते हैं, या क्या कहते हैं, सूख करके झड़ जाते हैं, ठीक है। और अब बात आती है कि एक पूर्ण निषेचन यहाँ पर संपूर्ण होता है। उसके बाद में बारी आती है अंकुरण। अंकुरण यानी अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत एक नवीन पादप या नवोद्भिद पादप का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? अंकुरण। तो बीज का जो ये बीज बना था, तो बीज का अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप में बदलना क्या कहलाता है? अंकुरण कहलाता है, ठीक है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया थी एक पादप के अंतर्गत जनन की। अब अपन समझते हैं इस दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी जीव मानव के अंतर्गत लैंगिक जनन। मानव के अंदर लैंगिक जनन, तो हम जानते हैं कि जो मानव है, मानव जब जन्म लेता है तो उसको अपन शिशु अवस्था बोलते हैं, और शिशु अवस्था में वो सिर्फ खेलने उसके अलावा कोई काम नहीं करता, ठीक है। धीरे धीरे वो जैसे ही वृद्धि विकास करता है वह बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की ओर बढ़ता है। तो जो ये किशोर अवस्था की प्रोसेस है उसके अंतर्गत उसका मानसिक और शारीरिक विकास तो हो जाता है, लेकिन एक अन्य विकास जिसको अपन लैंगिक विकास कहते हैं वो उसका संपूर्ण नहीं होता है। तो किशोर अवस्था के अंतर्गत एक मनुष्य है, उस मनुष्य के अंतर्गत बहुत सारे अचूक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे चेंजेस होते हैं, यानी वो जनन करने के लिए परिपक्व होता है, यानी अपने समान संतति उत्पन्न कर सके इसके लिए उसका शरीर परिपक्व होता है। तो उसके लिए उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन किशोर अवस्था के दौरान होते हैं, या हम उसको कहते हैं यौवन आरंभ। क्या कहेंगे? यौवन आरंभ। तो सबसे पहले अपन उन परिवर्तनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। यौवन आरंभ। यौवन आरंभ मानव में अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होना और जनन क्षमता का विकास होना। मानव में अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होना एवं जनन क्षमता का विकास होना। जी हाँ दोस्तों, यौवन आरंभ के अंतर्गत जो किशोर अवस्था के अंतर्गत जो चेंजेस होते हैं उसके अंतर्गत यही घटनाएं घटित होती हैं कि जो अपरिपक्व जनन अंग है वो परिपक्व होते हैं, और मानव जनन क्षमता के लिए क्या होता है? परिपक्व होता है। तो इसके अंतर्गत एक लड़का और लड़की के अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब इनके अंतर्गत कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो लड़का और लड़की में सेम होते हैं, जबकि कुछ कैसे होते हैं जो लड़का और लड़की में अलग होते हैं। तो कुछ अपन देखते हैं जो समान परिवर्तन लड़का और लड़की के अंतर्गत समान परिवर्तन। पहला क्या है कि पहला तो यह है कि आंख व जांघ के
जननांगों में बाल गुच्छ उत्पन्न होते हैं। यानी अपनी कांख और जो जान के जननांग हैं अंदर, उनके अंदर बाल गुच्छ उत्पन्न हो जाते हैं। ये एक परिवर्तन है। अगला, और जो ये बाल गुच्छ हैं इनका जो कलर है वह गहरा होता है। कैसा होता है? गहरा कलर होता है। अगला है जो चेंजेस होते हैं हाथ, पैर एवं चेहरा पर महीन रोम। धीरे धीरे क्या होता है, लड़का हो लड़की हो, सबसे पहले उसके अंतर्गत चेहरा हो, हाथ हो, पैर हो, इनके अंतर्गत छोटे छोटे महीन बाल के रोम निकलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है। उसके अलावा त्वचा तेली हो जाती है। अगला, कील मुहासे निकल आते हैं। तो ये बहुत सारे परिवर्तन। एक प्रमुख और है, एक दूसरे के प्रति सजग हो जाते हैं। यानी वो एक दूसरे के प्रति इतने सजग हो जाते हैं, अपनी केयर करने लग जाते हैं, अपनी देखभाल करने लग जाते हैं। मैं ऐसा हूं, दिख रहा हूं, अच्छा हूं, नहीं हूं। तो ये समय जो परिवर्तन है ये लड़का के अंदर भी होते हैं और लड़की के अंदर भी होते हैं। ठीक है। अब अपन समझते हैं कि कुछ परिवर्तन जो लड़का के अंतर्गत अलग होते हैं जबकि लड़की के अंदर अलग होते हैं। तो उनके अंतर्गत अपन देखें, असमान परिवर्तन। असमान लड़का व लड़की। अगर लड़का के अंतर्गत हमें पहला परिवर्तन देखूं तो पहली बात तो है कि दाढ़ी मूछ खाना। ठीक है, दाढ़ी मूछ का आना। अगला है शरीर का मजबूत होना। ठीक है, शरीर का मजबूत होगा। अगला है महत्वपूर्ण है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न की घटना हो जाती है। क्या हो जाती है? दिवा स्वप्न। अगला है आवाज का भारी होना। आवाज मोटी हो जाती है क्योंकि बचपन में तो लड़का और लड़की की सेम आवाज होती है, लेकिन किशोर अवस्था या यौवन आरंभ के अंतर्गत आवाज भारी हो जाती है। अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के अंतर्गत होता है जैसे स्तनों का विकास। ठीक है, शरीर का कोमल होना। अगली बात करें रजोधर्म, महत्वपूर्ण है रजोधर्म का स्टार्ट होना। ठीक है, और आवाज का मधुर होना। ये ऐसे कुछ परिवर्तन हैं जो लड़का और लड़की के दोनों के अंतर्गत अलग अलग पाए जाते हैं, और यही परिवर्तन हमको स्पष्ट रूप में बताते हैं कि हाँ, हम अब जनन के लिए तैयार हैं, हम अब संतान उत्पन्न करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो शरीर है पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। अब ये जो सारे लक्षण हैं या हमारे शरीर में जनन अंगों का जो परिपक्व होने का जो समय है वो हर एक मनुष्य के अंतर्गत अलग अलग हो सकता है। किसी के अंतर्गत ये परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं, जबकि कई जीवों या मानव के अंतर्गत ये परिवर्तन बहुत स्लो होते हैं, मंद गति से होते हैं। ठीक है, तो अब जो मानव है उसके अंतर्गत ये तमाम परिवर्तन होने के बाद में वो जनन करने के लिए तैयार होता है, और मानव के अंतर्गत होता है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के अंतर्गत हम जानते हैं कि मानव में दो विपरीत लिंग हैं, एक नर है और एक मादा है। तो नर के अंतर्गत जनन
को करने के लिए यहाँ पर एक जनन तंत्र कार्य करता है और मानव के अंतर्गत भी क्या करता है, जनन तंत्र कार्य करता है। तो आइए समझते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र यानी जनन कोशिकाएं उत्पादित करने वाले अंग, जनन कोशिकाएं उत्पादित करने वाले अंग एवं उन्हें कहां तक पहुंचाएंगे, उन्हें योनि तक पहुंचाने वाले अंग मिलकर नर जनन यानी नर जनन, जो जनन कोशिका है, अब नर जनन के अंतर्गत कोशिका अपन पढ़ेंगे शुक्राणु, तो उसको उत्पादित करने वाले अंग यानी जो जो अंग उसको उत्पन्न करते हैं और उन्हें योनि तक पहुंचाने वाले जो अंग हैं वो क्या कहलाते हैं, नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। या यहां अपन कह सकते हैं या निषेचन, निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग। भाई निषेचन होगा ना, और निषेचन अपन कहाँ होता है ये अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं अंगों की, कौन कौन से वो अंग हैं जो जनन अंगों का निर्माण करते हैं, जनन कोशिका का निर्माण करते हैं। तो पहला है वृषण, ठीक है। दूसरा है शुक्रवाहिनी, तीसरा है शुक्राशय, चौथा है मूत्रमार्ग, पांचवा है शिशन और अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि। अपन प्रत्येक अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रत्येक अंग के कार्य पढ़ेंगे, प्रत्येक अंग कौन कौन सा कार्य करता है। तो जो नर जनन अंग का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है वृषण। सबसे पहले अपन वृषण के बारे में पढ़ते हैं कि वृषण, तो वृषण मानव के अंदर एक जोड़ी पाए जाते हैं, हम कहते हैं एक जोड़ी, ठीक है। कहां पाए जाते हैं, उदर गुहा के बाहर, यानी उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। क्या कार्य करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। और एक और चीज अपन ने पहले पढ़ी थी कि ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव करते हैं। तो ये तो हो गए हैं कि वृषण के बारे में, एक जोड़ी पाए जाते हैं, उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। कार्य क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन का क्या करना, स्राव करना। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, हम एक तो जानते हैं कि द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण है उनका नियंत्रण करता है, और दूसरा ये शुक्राणु का नियंत्रण करता है। जी हाँ दोस्तों, कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये तो चीजें थी एक वृषण के बारे में कि वृषण क्या काम करता है और कहां पर पाया जाता है और क्यों। अब अगर बात आए कि ये जो वृषण है ये उदर गुहा के बाहर ही क्यों पाए जाते हैं, तो शुक्राणुओं को बनने के लिए जो शरीर का तापमान है वो हमारे शरीर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं, क्योंकि उनको कम तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगली बात आती है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को शुक्राशय से लेकर के आगे मूत्र मार्ग पर जाकर के एक हो जाती है, और उसके अंतर्गत शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों का अभी मैं आपको डायग्राम के द्वारा अभी बताऊंगा, ठीक है। तो शुक्रवाहिनी शुक्राणु का वहन करती है, शुक्राशय
तथा प्रोस्टेट ग्रंथि इन दोनों में एक द्रव का संचय करते हैं। शुक्राणुओं के अंदर एक लसलसा पदार्थ जिसको अपन वीर्य बोलते हैं उसका निर्माण करते हैं। तो ये इन दोनों से जो पदार्थ प्राप्त होता है वो शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है और गति भी प्रदान करता है। अगला है मूत्र मार्ग और सिसन। मूत्र मार्ग एक कॉमन मार्ग है शुक्राणुओं के लिए और मूत्र के लिए, और सिसन कार्य करता है शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र यानी योनि के अंदर स्थापित करने का। ठीक है, तो अपन डायग्राम से समझते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम देखें। डायग्राम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि वृषण के अंतर्गत शुक्राणु का निर्माण है। शुक्राणुओं से एक शुक्र नलिका निकल करके मूत्र वाहिनी के ऊपर से होते हुए आगे जाकर के मिलती है कहां? मूत्र नलिका पे आकर के दोनों कॉमन हो जाती है। और मूत्र नलिका से पहले ही जो शुक्राशय है और प्रोस्टेट ग्रंथि है आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, यहां पर ये अपना स्राव इसके अंतर्गत डाल देती है। अब इस स्राव का कार्य क्या है मैंने आपको बता चुका हूं कि एक तो ये शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है क्योंकि एक लसलसा और चिपचिपा पदार्थ इसमें छोड़ती है जिसको अपन बोलते हैं वीर्य। ठीक है, और एक इनकी क्या करती है? पोषण की व्यवस्था करती है। ठीक है, उसके बाद में शुक्राणु आप देख पा रहे हैं मूत्र मार्ग से होते हुए सिसन से होते हुए बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये एक नर जनन तंत्र की कहानी है। अब अपन इनके प्रमुख भागों को समझ चुके हैं। नर जनन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, हमारे शुक्राणुओं को हम बाहर निकाल चुके हैं। अब इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि अब मादा जनन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है। मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र को अपन ने अच्छे से पढ़ा। अब मादा जनन तंत्र का भी के कुछ अंग हैं जिनसे मिलकर के तंत्र बनता है। तो वो अंग है, पहला है अंडाशय, दूसरा है अंडवाहिनी, अंडवाहिका या जिसको अपन कहेंगे फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अगला है गर्भाशय और है योनि। स्क्रीन पे देखें, आपको मादा जनन तंत्र का चित्र दिख रहा है। इसमें आप चार प्रमुख भाग देख सकते हैं। अंडाशय, ठीक है, एक जोड़ी पाए जाते हैं दोनों साइड में। अंडवाहिनी, दो जो नलिका है, अंडवाहिनी जो नलिका है आगे चल करके गर्भाशय का निर्माण करती है। ठीक है, और उसके बाद में है योनि। योनि और गर्भाशय दोनों ग्रीवा के भाग द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं। तो अब यहाँ पर इनके प्रत्येक के भाग के बारे में जानते हैं अपन। सबसे पहले है अंडाशय। तो अंडाशय क्या करते हैं कि ये भी एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, अंडाणु का निर्माण करते हैं। अंडाणु का निर्माण करते हैं। अब अंडाणु का निर्माण करते हैं तो कब करते हैं, यानी कब करते हैं? तो आप एक चीज ध्यान से समझना कि अंडाशय से प्रत्येक महीना, प्रत्येक माह एक अंडाणु का परिपक्वन होता है। यानी जो अपने एक जोड़ी अंडाशय हैं उनमें से किसी एक अंडाशय द्वारा एक अंडाणु का परिपक्वन होता है और वो निकलता है। ठीक है, अब वो एक जो अंडाणु है वो परिपक्व होकर के ये जो भाग है अपना अंडवाहिनी या जिसको अपन बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब का काम है सिर्फ इसमें ये अंडाणु जब परिपक्व होगा अंडाशय से तो ये यहां पर आ जाएगा अंडवाहिनी के अंदर। ठीक है, अंडवाहिनी के अंतर्गत रखा रहेगा और उसके बाद में क्रिया होती है किसकी? निषेचन की जो क्रिया होती है अंडवाहिनी के अंतर्गत। ठीक है, अगला भाग है गर्भाशय। तो गर्भाशय बनता है अंडवाहिनी से।
यानी जो अंडवाहिका है वो संयुक्त होकर के एक लचीली, क्या है, अंडवाहिका संयुक्त होकर के एक लचीली व थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जो क्या है, गर्भाशय। ठीक है। अब गर्भाशय और ग्रीवा योनि के बीच में एक मार्ग होता है जिसका नाम है ग्रीवा, यानी गर्दन। इनके द्वारा ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अब हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा और मानव जनन तंत्र के प्रमुख प्रमुख अंगों के बारे में अपन ने स्पष्ट रूप से पढ़ा और बहुत आसान तरीके से पढ़ा। अब अपन देखते हैं कि एक बच्चे का निर्माण कैसे होता है। जनन अंगों के बारे में जान लिया, तंत्र के बारे में जान लिया। आइए प्रोसेस करते हैं मैथुन की। किसकी प्रोसेस करते हैं? मैथुन की। अब यहां पर जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है वो है मैथुन। जी हाँ दोस्तों, मैथुन यानी जिस प्रकार पादपों के अंतर्गत अपन ने परागण पढ़ा था उसी तरीके से है मैथुन। मैथुन क्या है कि वह क्रिया जिसके द्वारा शुक्राणुओं को योनि तक पहुंचाया जाता है, या फिर शुक्राणुओं को मादा जनन अंग तंत्र तक पहुंचाया जाता है, वो क्या कहलाता है, या योनि द्वारा योनि तक स्थापित किया जाता है, क्या कहलाती है प्रक्रिया? मैथुन। अब मैथुन के दौरान क्या होगा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, शुक्राणु एक चलनशील कोशिका होती है, चल सकती है। तो ये क्या करती है, शुक्राणु जैसे ही योनि के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये गति करते हुए गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच गए? अंडवाहिनी के अंतर्गत। अब अंडवाहिनी के अंतर्गत क्या होगा? अंडवाहिनी के अंतर्गत होता है निषेचन। क्या होता है? निषेचन। निषेचन, निषेचन का मतलब क्या है? अंडकोश का व शुक्राणु का संलयन। निषेचन क्या होता है? अंडकोश का और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। कि जब अंडकोश, अंडाशय से अंडकोशिका अंडवाहिनी में आ जाती है और मैथुन क्रिया द्वारा शुक्राणु भी अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं यहां पर, तो यहां पर क्रिया होती है कौन सी? निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। ये नोट करें, यहां पर निषेचन की कहां हो रही, क्रिया हो रही है अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया के दौरान क्या बनता है? निषेचन के दौरान बनता है युग्मनज। युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने के बाद में युग्मनज में होते हैं वृद्धि, यानी कोश का विभाजन, और ये एक गेंदनुमा संरचना बनती है जिसका नाम है, क्या नाम है? भ्रूण। जो गेंदनुमा संरचना बनी है उस संरचना का नाम है भ्रूण। अब जो ये भ्रूण बना है, इस भ्रूण को ये धीरे धीरे ये भ्रूण अंडवाहिनी से होता हुआ कहां पहुंच जाता है? गर्भाशय। ठीक है, आइए एक बार आगे का समझते हैं अपन, जब तक आप ये नोट करें। ठीक है, यहां अपन ने समझना युग्मनज बन गया। एक बार वापस समझ लेते हैं अपन। शुक्राणु, अंडाणु, ठीक है, दोनों आपस में मिलकर के बनाया युग्मनज। युग्मनज के बाद में युग्मनज में क्या हुआ? वृद्धि हुआ, विभाजन हुआ और बन गया
भ्रूण। क्या बन गया? भ्रूण बन गया। अब ये भ्रूण क्या होगा? ये भ्रूण कहां होगा? गर्भाशय में। गर्भाशय में स्थापित। गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। अब यहां पर भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित करने के लिए एक विशेष संरचना है और उस संरचना का नाम है प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करती है कि भ्रूण, जो ये भ्रूण है, ये भ्रूण और माता, इन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करता है। भ्रूण व माता के मध्य संपर्क स्थापित। ठीक है। प्लेसेंटा के बारे में और जाने। यह एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय में धसी रहती है। और कार्य क्या करती है? और इसका कार्य और क्या है? संबंध स्थापित हो गया। और कार्य यह है भ्रूण के पोषण, श्वसन, उत्सर्जन एवं अन्य कार्यों का परिवहन। यानी पहले ही कहा था कि भ्रूण माता और भ्रूण के मध्य में संपर्क स्थापित करता है प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा ही है जिसके द्वारा भ्रूण माता के गर्भाशय के अंदर जुड़ा रहता है। तो जो भी पोषण प्राप्त करना है वो भ्रूण माता से करता है और किसके माध्यम से करेगा? प्लेसेंटा के माध्यम से। और प्लेसेंटा, जो भ्रूण के अंदर जो भी उत्सर्जित पदार्थ है वो भी वापस प्लेसेंटा होते हुए माता के रक्त में समाहित हो जाते हैं। यानी जो भी फिल्टर वगैरह सारा काम होता है माता के अंदर होता है और माता से जो भी पोषक तत्व है वो सब प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण के अंदर स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार एक भ्रूण विकसित होता रहता है और इस प्रोसेस में भ्रूण विकसित होता है और लगभग 9 माह में पूर्ण विकसित हो जाता है। पूर्ण विकसित हो गया भ्रूण। अब क्या होगा? अब जब 9 माह हो जाता है तो 9 महीने के बाद में जन्म होता है। तो जन्म कैसे होता है? गर्भाशय की पेशियों में संकुचन होता है और शिशु का जन्म होता है। ठीक है। ये एक पूरी जनन की प्रोसेस है, शिशु का जन्म हो गया। ठीक है। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, उसके अलावा हमने बहुत सारी जनन की क्रियाएं देखी। निषेचन, मैथुन है, प्लेसेंटा या विभिन्न सारे अंग अपन ने इसके अंतर्गत पढ़े हैं। अब एक बात बताओ, आपने ये चीज पढ़ी कि निषेचन के दौरान जो अंडाणु है, अंडाणु से शुक्राणु मिल गया और युग्मनज का निर्माण हो गया, ये और बाकी की ये प्रोसेस हो गई। अगर एक बात बताओ, अगर यहां पर ये शुक्राणु नहीं मिलता, ये शुक्राणु अंडाणु से संलिप्त नहीं होता, तो क्या युग्मनज बनता? क्या भ्रूण बनता? क्या गर्भाशय में स्थापित होता? नहीं होता। तो आगे की प्रक्रिया है कि अगर ये निषेचित नहीं होता अंडाणु तो क्या होता? तो क्या होता? अनिषेचित अंडा। अगर कोशिका अनिषेचित रह जाती है तो उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हमारी जो अंडाशय है वो प्रति माह ये तैयारियां पूर्ण करता है
कि प्रतिमा अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग के दौरान गर्भाशय एक मोटी भित्ति के रूप में बदल जाता है, लचीला हो जाता है। लेकिन अगर अंडाशय जो अंडकोशिका है वो क्या हो गई, अनिषेचित हो गई। क्या हो गई, अनिषेचित हो गई। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो जो संपूर्ण तैयारियां हैं वो क्या हो जाती हैं, विफल हो जाती हैं। तो उसके दौरान जो गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति मोटी हुई है वो धीरे धीरे रक्त के साथ में टूट करके वापस पुनः शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो वो जो क्रिया का नाम है उसका नाम है रजोधर्म। क्या है, रजोधर्म या ऋतुस्राव। ऋतुस्राव क्या होगा कि अंडकोशिका निषेचित नहीं होती है, तो उस स्थिति में गर्भाशय की आंतरिक भित्ति क्या है, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति रक्त के साथ टूटकर बाहर निकलने लगती है। और जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में लगभग 2 से 8 दिन का समय लगता है। 8 दिन तक ये ऋतुस्राव चलता रहता है। अब 2 से 4 दिन हो सकता है, किसी में 5 दिन हो सकता है, किसी में 3 दिन हो सकता है, लेकिन कम से कम 2, अधिक से अधिक 8। और यह महीने के अंतर्गत जो प्रोसेस होती है, ये चक्र स्थापित होता है, ये होता है 28 से 30 दिन। यानी 28 से 30 दिनों के अंतर्गत ये ऋतुस्राव जो रजो चक्र है ये वापस पुनः स्टार्ट होता है, क्योंकि अंडोत्सर्ग फिर अगले महीने होगा। अगर अंडा निषेचित नहीं हुआ तो पुनः रजोधर्म होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एक अनिश्चित अंडे के साथ में, और ये क्रिया अपन की संपन्न होती है यहाँ पर जनन की। यहाँ पर अपन का जनन समाप्त होता है। अब बात आती है कि जब अगर इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जनन से संबंधित, तो अब यहाँ पर जनन स्वास्थ्य के बारे में भी समझना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम अपने बारे में समझना उचित नहीं समझते तो इससे बुरी बात कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक नई संतति का निर्माण कर रहे हैं, एक नई पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, तो उससे संबंधित हमको स्वास्थ्य से भी संबंधित जानकारियां होनी चाहिए। तो जनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों की बात करें अपन, तो हमको पता है कि जो सेक्सुअल कंडीशन होती है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जनन में एक जो शरीर है वो शरीर विपरीत लिंग नर और मादा से बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर बहुत सारे जो यौन संचरित रोग उत्पन्न होने का खतरा होता है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत यौन संचरित रोग। यौन संचरित रोग, यौन संचरित रोग यानी ये जो रोग हैं ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने वाले रोग हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ रोग तो हैं जीवाणुजनित और कुछ हैं वायरस जनित। वायरस जनित की बात करूं तो ये अपन का जाना माना रोग HIV एड्स। जीवाणु जनित की बात करूं, एक तो है जैसे सिफिलिस। ये कुछ ऐसे रोग हैं जो यौन संचरित रोग हैं, जनन के दौरान फैलते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अगर हम बाहरी रूप से अगर इन सावधानियों की बात करें तो सावधानी बरतने के लिए कि हम जो लैंगिक संपर्क है वो बहुत कम से कम हो, अगर हो तो हमारे जो लैंगिक अंग हैं वो उनसे संपर्क नहीं स्थापित नहीं हो। इसलिए अपन
बाहरी अवरोधक लगा सकते हैं, जैसे कि कंडोम, ठीक है, कंडोम लगा सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारी युक्तियां हैं। तो लेकिन इस स्थिति में यौन संचालित रोगों से बचने के लिए अभी तो प्रमुख है वो है कंडोम लगा करके अपन इन यौन संचालित रोगों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं अपन कि ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि जिनमें हम या तो बच्चा उत्पन्न नहीं करना चाहते, या फिर अगर अपने बच्चे हैं तो उन एक बच्चों के अंतर्गत हम कुछ गैप देना चाहते हैं, या हम अपनी कुछ लाइफ ऐसे ही जीना चाहते हैं। तो उन तमाम स्थितियों में अपने को क्या है कि गर्भ धारण से बचना चाहते हैं। अब गर्भ धारण से अपन किन स्थितियों में बच सकते हैं कि अपना जो शुक्राणु है वो शुक्राणु मादा के अंतर्गत अंडाणु से नहीं मिले, बस इस स्थिति में बच सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो इसके उपाय के लिए अपन एक तो क्या करें कि बाहरी अवरोधक यहां पर ये काम करेगा, क्या करेगा, कंडोम। गर्भ निरोधक युक्तियों की बात करें तो पहला तो हो गया कंडोम, ये बाहरी युक्ति है, इसको अपन स्थापित करके अपन इन बीमारियों से भी बच सकते हैं, यौन संचालित रोगों से बच सकते हैं और गर्भ धारण से भी बच सकते हैं। इन जीवाणु जनित रोगों में एक और आता है गोनेरिया, ये भी एक यौन संचालित रोग है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल चेंज करके भी अपन गर्भ धारण को रोक सकते हैं। तो जो हार्मोन चेंज होते हैं वो होते हैं गोलियों के द्वारा। तो अपन यहां पर बात करें गर्भ निरोधक गोलियां, लेकिन गर्भ निरोधक गोलियां ये हार्मोन चेंज करती हैं, हार्मोनों का समय परिवर्तन करती हैं, तो ये हमें हानिकारक होती है। जो हमारी जो रिसाइकिल है हर महीने की, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ये हानिकारक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य युक्तियों की बात करें अपन, जैसे कॉपर टी या लूप। अब ये कॉपर टी या लूप ये क्या होते हैं कि ये गर्भाशय में स्थापित किए जाते हैं, गर्भाशय के अंतर्गत लगा देते हैं और ये वहां पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उन शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने से रोक लेते हैं और हम गर्भधारण नहीं होता है। लेकिन इस स्थिति में भी हमें कुछ हानिकारक हैं ये, क्योंकि ये गर्भाशय में संकुचन के दौरान उनके अंतर्गत संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं। अगली बात आती है तो फिर कैसे बचा जा सके, तो एक अलग क्रिया है और वो है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया, शल्य क्रिया के अंतर्गत दो चीज आती हैं, एक तो है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और दूसरी है दूसरी कौन सी है, दूसरी है वेस्कोटोमी, सॉरी वेस्कोटोमी। ये दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सुरक्षित हैं, कोई हानि नहीं है। बस हानि ये है कि ये संपन्न होने के बाद में अगर कभी भी हमें बच्चे उत्पन्न करने पड़े तो वो उस स्थिति में पॉसिबल नहीं है। एक बार परमानेंट इलाज, तो अगर हम बात करें ट्यूबोक्टोमी, तो ट्यूबोक्टोमी क्या होता है कि जो मादा की अंडवाहिनी को काट के बांध दिया जाता है, मादा की अंडवाहिनी को काट के बांध दिया जाता है। अब जब काट के बांध देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, शुक्राणुओं का अंडाणु से मिलन नहीं होगा और गर्भधारण नहीं होगा। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ट्यूबोक्टोमी। अगर मैं वेस्कोटोमी की बात करूं तो शुक्रवाहिनी को काटकर या सीधे ही बांधकर, शुक्रवाहिनी को काटकर या फिर सीधे ही बांध दें तो भी शुक्राणु अंडाणु से मेल नहीं खाएंगे और यहाँ पर गर्भधारण की स्थिति नहीं होगी। ये दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ट्यूबेक्टोमी और वेस्कोटोमी। तो यहाँ पर अपन ने
इस जीवों के जन्म कैसे करते हैं, इस पार्ट का आज रिवीजन किया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और क्यों नहीं आया, अपन ने इतनी आसान तरीके से समझाया है। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहिए, लगातार करते रहिए, टाइम बहुत कम है। बने रहिए हमारे साथ अगले रिवीजन में, और निरंतर रिवीजन करते रहे। कोई क्यूरीज हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ठीक है, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे। और भी हम अगला चैप्टर रिवीजन लेके आने वाले हैं, प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, आप टेंशन करनी नहीं है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।